एसटी नहीं दे पा रहे उनके लिए बता दूं, अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर गोल पूछेगा, तो गोल में आपको ये वाला गोल सेट करना है, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी। उसके बाद आप यहाँ पर ट्राई या मॉक टेस्ट लिखा होगा, ट्राई या मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कई सारी एसटी खुल के आ जाएंगी। उसमें आप चाहो तो यूपीएसआई के एसटी पे क्लिक कर सकते हो। फिर एनरोल करने के लिए कहेगा तो एनरोल आप मेरे कोड से कर सकते हैं। ये कोड से आपको बिल्कुल एसटी जो होगी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, उसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अनअकैडमी पे बेटा एनी टाइम एनीवेयर कहीं पर भी लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर, बेस्ट इन्फ्लुएंसर से पढ़ने का मौका मिलता है। मल्टीपल करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज मिलते हैं। प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस मिलती हैं। अनलिमिटेड क्विजेस दिया जाता है। स्टडी मटेरियल और लाइव डाउट क्लियर सेशन कराया जाता है। इसके साथ साथ बेटा आपको बता दूं, स्वप्निल अग्रवाल जो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हैं यूपी पीएससी 2018, उन्होंने भी अनअकैडमी पर ही अपनी पढ़ाई किया और उन्होंने अनअकैडमी को थैंक यू बोला है कि अनअकैडमी से पढ़ के उन्होंने इस जॉब को हासिल किया है। साथ में मनोज झा जी यूपीएससी 2018 क्वालिफाई करके इन्होंने भी अनअकैडमी को थैंक यू बोला है। स्वप्निल शेखर भट्ट जी जो कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बने यूपी पीएससी 2018 में, उन्होंने भी अनअकैडमी को थैंक यू बोला है, क्योंकि अनअकैडमी की प्रॉपर गाइडेंस से उन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है। और साथ ही में आलोक कुमार पंकज जी भी कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बने हैं, उन्होंने भी अनअकैडमी प्लस पर ही अपनी तैयारी किया था। तो आप भी चाहिए तो कर सकते हैं घर बैठे तैयारी। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने फ्री, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, 4 महीने फ्री। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा और इस रेफरल कोड में 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। गाना, जाते जाते गाना, ठीक है। साथ में बैच के बारे में बता देता हूं। लेखपाल की मुख्य परीक्षा की तैयारी क्रैश कोर्स 23 सितंबर से शुरू हो चुका है। ये बैच अनअकैडमी प्लस पर आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों के पास अनअकैडमी ऐप है वो कर सकते हैं। साथ में ये तमाम बैचेस जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे बैच आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा। बस एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पर, बैच कर सकते हो। बैच करने के लिए मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कर लेना, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप बैच खरीदना चाहते हो तो 24 महीने का ये चार्ज है, 12 महीने का 7। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर से काफी ज्यादा लोगों का डिमांड था, लोगों ने मैसेज भी किए थे कि इस मुद्दे पे बात की जाए, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, जम्मू और कश्मीर का मामला। हाल ही में 2019 में 370 हटाया गया था जब बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, तो काफी शोर शराबा भी हुआ था, लोग समझे थे इस बात को। बहुत से लोगों ने इसके फेवर में बात किया था, बहुत से लोगों ने इसके फेवर में नहीं थे, मतलब अगेंस्ट में बात किया था। जब हटने वाला था तो कुछ लोगों ने कहा था कि असंवैधानिक है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल संवैधानिक है। लेकिन सच ये है कि ये जो मामला पार्टीवाद हो गया था, अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग तरीके से राय रख रहे थे। एज ए स्टूडेंट अगर बात की जाए, एज ए विद्यार्थी बात की जाए, तो आपके हित में तो पहले तो ये है, क्योंकि आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं नहीं करते ये एक अलग मामला है। आप किसी का सपोर्ट करते हैं नहीं करते ये अलग मामला है, इसमें हमें कोई बोल नहीं। लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं, अगर यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप कहीं पे किसी भी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, चर्चा परिचर्चा में आप विश्वास रखते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए असल में कि आर्टिकल 370 है क्या और आर्टिकल 35 है क्या, क्यों बना था, ऐसा क्या हुआ था हमारे देश में कि जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया, क्या कारण थे, कैसे आया 370, कैसे आया 35 हमारे संविधान में, है भी कि नहीं है, कब आया, ये सारे मुद्दे हैं।
इसके दो तरीके हैं, या तो मैं आपको सीधे ये बता दूं कि 2019 में कैसे 370 हटाया गया, तो शायद आपको कुछ हद तक समझ में आ जाए। लेकिन बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं होंगी, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि आर्टिकल 370 एक्चुअल में क्या था। उन्हें जो पार्टी वालों ने बता दिया या जो फेसबुक व्हाट्सएप पे देख लिए वही हो गया। जब 370 हटा तो लोगों ने कहा कि अब चलो जमीन खरीद लेते हैं, कश्मीर में अब जमीन ले लेंगे। क्या था ऐसा, क्यों आप कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते थे पहले? कोई तो बात रही होगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा हमारे देश में आजादी के समय। अलग अलग डिबेट्स हैं उस पर। कोई कहता है नेहरू ने दान में दे दिया था, ले जाओ। कोई कहता था कि नेहरू ने रंजिश की थी, गद्दारी की थी, क्योंकि भाई नेहरू पे ही आएगा बवाल, क्योंकि नेहरू पीएम थे उस समय। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा था? कहानी क्या थी उस चीज की, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं ये मुद्दा लेके आया हूं। आज आप ये मुद्दा पढ़ लोगे। इसके मैंने 3 संस्करण बनाए हैं। पहला भाग हमेशा की तरह, क्योंकि एक भाग अगर पढ़ाऊंगा तो वो लंबा हो जाएगा आपके लिए, लगभग 3-3.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। और एक बार में 3-3.5 घंटा देखना, मुझे लगता है कि आप भी बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे। और चीजें समझनी है तो समझने के लिए मैंने इसको क्या किया, 3 भागों में बांटा। 1 घंटा पहले पढ़ेंगे पार्ट 1। जब आप वो चीजें समझ जाएंगे उसके नोट्स बनाते रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। फिर पार्ट 2 पे आएंगे और फिर पार्ट 3 कंक्लूड करेंगे, चीजों को खत्म करेंगे कि एक्चुअल में क्या था कहानी, वो सबको समझेंगे। तो मैंने ये सोचा कि आपको क्यों ना 1947 से जब हमारा देश आजाद हुआ, और आपको ये मालूम है कि उसी समय पाकिस्तान भी आजाद हुआ, उस समय ऐसा क्या मामला चल रहा था या ऐसा क्या था कि हमें आर्टिकल 370 की आवश्यकता पड़ी, आर्टिकल 35A की आवश्यकता पड़ी। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप रेफरेंस से समझेंगे। 1947 में क्या हुआ ये समझेंगे, फिर 1948 में क्या हुआ ये समझेंगे, फिर आप समझेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट का आदेश आया 1954 में क्या हुआ, 1956 में कश्मीर का अलग संविधान बना तो उसमें क्या प्रावधान थे। इन सारी चीजों को जब आप बेस से और सीक्वेंस से समझेंगे तब आप एक्चुअल में समझ पाएंगे कि उस समय की सिचुएशन क्या थी। और उस समय के जो हमारे नेता लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, हालांकि वल्लभ भाई पटेल 1950 में चल बसे, एक्चुअल में क्या कहानी थी, सच्चाई क्या थी। ऐसे तो बड़ा आसान है किसी एक के बारे में कह देना, कुछ भी कह देना, वो गलत है। मैं इस बात से एकदम सहमत नहीं हूं, बाकी हर आदमी की अपनी मर्जी है। मैं इस बात से एकदम सहमत नहीं हूं कि नेहरू ने कश्मीर को लेके भारत के प्रति कोई साजिश किया था। मैं इस बात से बिल्कुल, और मैं किसी भी व्यक्ति को पढ़ाते वक्त मैं किसी भी व्यक्ति पे झूठे आरोप लगाने से बचूंगा और बचता भी हूं। मैं आपके सामने तथ्य रखने का प्रयास करता हूं और आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं, ये अच्छा लगता है मुझे। आपने हमारी पुरानी सारी वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज दिए हैं, बहुत अच्छा आपको पसंद किया है। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। तो आपको ये कहानी समझानी है, तो शुरू से समझानी है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A क्या था और इसको कैसे हटाया गया, और हटाया गया तो पहले क्या था जिसको हटाया गया, एक्चुअल में था क्या, क्या क्या चीजें थी, कैसे आई थी, ये समझना बहुत जरूरी है। और जब इन सब चीजों को आप समझेंगे तो आपको 1947 से पूरी कहानी समझनी पड़ेगी और मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, कोई समस्या नहीं है। आप चुपचाप चाय कॉफी जो भी आप पी रहे हो, पानी पी रहे हो, जो भी है, पानी लेके मोबाइल अपने सामने रख लो, कॉपी पेन ले लो, जहां जहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी आपके लिए नोट डाउन करते रहिए और ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीजें बकायदा समझ में आएंगी कि कहानी क्या थी और क्यों ऐसा हुआ, कैसे कैसे प्रावधान आए, क्या क्या सिस्टम हुआ, सब बारे में धीरे धीरे हम लोग सब चीजें समझेंगे। ठीक है, मुद्दा की अगर हम बात करें तो जो मुद्दा शुरू हुआ बेसिकली वो देश के एकीकरण से शुरू हुआ, इंटीग्रेशन। नाइनटीन 47 में हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमें आजादी किससे मिल रही थी? ब्रिटिश से मिल रही थी। ब्रिटिश हमें वही भाग देगा जिसमें ब्रिटिश का शासन होगा।
उस समय कुछ ऐसे भाग भी थे हमारे देश में जो फ्रांस की तरफ थे। कुछ एरिया पे पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था और 565 रियासतें थी। और ब्रिटिश रियासतों को यह विकल्प दिया था कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप भारत में आ जाइए, या तो आप पाकिस्तान में चले जाइए, या फिर आप स्वतंत्र रूप से रह सकते। ऐसे में हमारे देश को एकीकरण करना था और एकीकरण करने के लिए रियासतों को मिलाना था अपने देश। कैसे मिला? 565 रियासतें, और उस समय चीजें इतनी आसान थी। देश नया नया आजाद हुआ था, स्वाधीन हुआ था, और उन सब के बीच में हमारे देश का एकीकरण होना था। और एकीकरण में जो कि पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। और जिन्ना उस समय इस जिद में थे कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हमारे हाथों में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे हिस्से में आ जाए। इस बात पे वो थे। भारत सहज था, भारत धर्मनिरपेक्ष देश था, धर्मनिरपेक्ष होने जा रहा था, तो उसको किसी धर्म से कोई मतलब नहीं था कि नहीं मुसलमान उधर चले जाएं, हिंदू हमारी तरफ आ जाएं, या हिंदू उधर चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जिन्ना चाह रहा था कि जो भी मुसलमान वाले एरिया हैं वो हमारी तरफ आ, और ज्यादा से ज्यादा जगह लेने की मार पड़ी थी उस समय। तो क्या हुआ था उस समय, कहानी कैसे मोड़ लेती है, उस चीजों को हम लोग समझेंगे। अब कुछ भी लोग कहते हैं कि नेहरू जी के बारे में अलग अलग तरीके की व्याख्याएं होती हैं कि नेहरू जी ऐसे थे। मैं नहीं मानता इन बकवास चीजों को, और आप भी नहीं मानेंगे जब चीजों को सही तरीके से पढ़ेंगे। रैंडम कोई भी चीज आपको बता दी जाएगी तो आप परेशान रहेंगे, फिर आप बुलावे में आएंगे, फुसलाव के कोई भी आपको कुछ भी कह सकता। लेकिन जब आप सीक्वेंस में चीजों को पढ़ते हैं तब आप स्थिति समझते हैं, सिचुएशन समझते हैं, तारीख से जब चीजों को पढ़ते हैं तब आप उस समय के हालात को समझते हैं, और फिर समझते हैं कि हाँ उस समय जो चीजें हुई वो उस समय की मांग थी। आप 1947 की कहानी 2019 में बैठकर अगर आप सोचें कि 2019 में बैठकर मैं 1947 का डिसीजन लूं तो ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं रैंडम चीजों पे लेके तो गलत है, फिर तो आपको कोई भी पहला बता सकता है। लेकिन अगर आपको तथ्य मालूम होगा तो आप उसके सही सही जवाब दे सकते हैं। और उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ तो गांधी 1948 में ही चल बसे थे। आप सबको मालूम है 1948 में हमारे देश के सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि महात्मा गांधी जी चले गए, और 1950 में ही वल्लभ भाई पटेल भी चले गए और नेहरू अकेले रह गए। कहानी ये थी कि मामला अब रियासतों को मिलाने का था, और जब रियासतों को मिलाने की बात थी उस समय रियासत मंत्रालय जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। हालांकि वल्लभ भाई पटेल हमारे गृह मंत्री भी थे, वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे, और रियासत मंत्रालय भी इनको दे दिया गया था। उस समय एक बहुत ही काबिल सिविल सर्वेंट थे हमारे रक्षा मंत्री, जो सचिव बनाए गए इस मंत्रालय के, वीपी मेनन, नाम सुना होगा। और मैं ये बात कहने में एक मिनट के लिए भी संकोच नहीं करूंगा कि आज हमारे देश का जो एकीकरण हुआ है, जो हम यहां से लेके वहां तक सारे राज्य सारी रियासत हमारे देश में है, इसमें बहुत बड़ा योगदान वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का रहा है। ये आप एकदम निसंकोच कह सकते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात ये थी कि वल्लभ भाई पटेल को 2 साल मिल गया था, क्योंकि ये 1950 में मरे, तो इन 2 सालों में इन्होंने काफी रियासतों को मैनेज कर लिया था। ये सच्चाई है, इन्होंने किया। तो बात यहां से शुरू करेंगे। ऑप्शन मैंने बता ही दिया कि लोगों के पास जितने भी रियासत थे उनके पास ऑप्शन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग कई रियासतों को मैनेज कर भी लिया था, ऐसा नहीं है, बहुत सी रियासतें मैनेज हो गई। मैनेज होने का क्या था, भाई वल्लभ भाई पटेल एक बहुत शानदार वकील थे, शानदार वक्ता थे, बात भी कर लेते थे अच्छे से, और मैनेज इन्होंने किया। इनके हाथ में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इनका, प्यार से मान जाओ नहीं तो फिर धमका के मानते थे। भोपाल ने जिद किया, कोच्चि ने जिद किया, त्रावणकोर ने जिद किया कि नहीं मानेंगे हम, सबको मना लिया, मैनेज कर लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रॉब्लम आई, जो मुख्यतः जो प्रॉब्लम आई इतिहास में, जिसके बारे में चर्चा होना जरूरी है,
और आपको जानना जरूरी है, वो मुख्य जो राज्य थे वो बेसिकली कौन कौन से थे? एक तो जूनागढ़ था, दूसरा हैदराबाद था, और तीसरा जो था वो कश्मीर। इन 3 रियासतों को मिलाने का संकट हमारे पास था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा देश बड़ी आसानी से एकीकरण हो गया। ये देश बहुत आसानी से नहीं बना। इंटीग्रेशन करने में हमारे देश की चनो मतलब किसे कहते हैं ना, नाको चने चबाना, वो वाली हालत। 565 रियासतों को मैनेज करना क्या आसान था? 565 तो रियासतें थी, लगभग हमारे देश में 40% हिस्सा रियासतों का था। और रियासतों के पास क्या था बेटा? विकल्प था। क्या विकल्प था? या तो भारत या पाकिस्तान या स्वाधीन रही। ऐसे में उसके बाद इतना ही नहीं, हमारे देश में फ्रांस के पास भी हिस्सा, फ्रांस के पास भी कई चीजें थी। चंदरनगर, यनम, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, इन सब जगहों पे फ्रांस ने कब्जा किया था। तो फ्रांस से आजाद नहीं हो रहे थे हम, किससे आजाद हो रहे थे? ब्रिटेन से आजाद हो रहे थे। तो हमें वो राज्य मिलते जो ब्रिटेन के कब्जे में। दमन, दीव, गोवा ये पुर्तगालियों के पास था। पुर्तगाली नहीं जा रहे थे हमारे देश से, ब्रिटिश जा रहे थे। तो ब्रिटिश अपने राज्य हमें देके जा रहे थे। तो सबसे लड़कर देश को इकट्ठा करना, एकीकरण करना, ये बहुत बड़ी बात थी। और सच में तो ये वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश के इंटीग्रेशन, बहुत बड़ा योगदान। तो आप स्वीकार करना पड़ेगा इस चीज को। अगर हम बात करें जूनागढ़ की कहानी, हम जूनागढ़ से ही शुरू करते हैं, और जब जूनागढ़ की कहानी समझेंगे तो हैदराबाद और कश्मीर की कहानी मुख्यतः आपको समझ में आ जाएगी। अगर हम जूनागढ़ की बात करें, आपको मालूम है जूनागढ़ रियासत मानने को तैयार नहीं थी। वल्लभ भाई पटेल गए। जूनागढ़ का क्या था? जो आबादी थी जूनागढ़ की, वो आबादी हिंदू आबादी, लेकिन जो यहाँ का शासक था, राजा जिसको कहते हैं, वो मुस्लिम थे। और शासक का नाम था महावत। इसकी जिद थी किससे मिलने की? पाकिस्तान से मिलने की। 1956 में जब राज्यों का मिलान हुआ, जब राज्य अलग किए गए, तो जूनागढ़ यही है जो गुजरात सौराष्ट्र में जाकर मिलाया गया। ये जूनागढ़ का जो शासक था महावत खान, ये किससे मिलना चाह रहा था? पाकिस्तान से मिलना चाह रहा था, जो कि लॉजिकली संभव नहीं था। अगर आप मैप देखोगे तो जूनागढ़ कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, वहां से उनको जाने आने के लिए समुद्री मार्ग का प्रयोग करना था। लेकिन जिद की बात थी, चाहते थे पाकिस्तान से मिलना। हैदराबाद की बात अलग थी। और कश्मीर के राजा उस समय राजा हरि सिंह हुआ करते थे, वो कश्मीर का मामला था। कश्मीर के राजा उस समय हरि सिंह के ही पुत्र है कर्ण सिंह, जो 1 साल पहले जब राष्ट्रपति के चुनाव के दावेदार भी बने थे, कर्ण सिंह। यहाँ के राजा तो ये थे, शासक कह लीजिए, राजा कह लीजिए। यहाँ की लेकिन आबादी जो थी, लगभग कहा जाता है 70%। तो इस हिसाब से जब 70% मुस्लिम थी, तो जिन्ना कहीं ना कहीं ये बात जानते थे कि मुस्लिम आबादी होने के नाते ये राज हमें ही मिलना चाहिए। और लोगों की नजर, पाकिस्तान की नजर मुख्यतः कश्मीर पे ही थी कि कश्मीर हमें मिल जाना चाहिए। उनको उनका मैप, उनका मानचित्र जो है वो कश्मीर के बिना अधूरा लगता था। इनफैक्ट आज भी लगता है। ये कहानी थी। 15 सितंबर 1945, हमारे देश के आजाद होने के कुछ महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ के राजा ने क्या किया? पाकिस्तान से विलय कर दिया। पाकिस्तान में विलय कर दिया। अब ये प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान में विलय कर लिया। उस समय आप सबको मालूम है कि भारत में गवर्नर जनरल कौन थे?
इंडिया में गवर्नर जनरल कौन थे? सबको मालूम है, माउंट बेटन। और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। इंडिया के पीएम नेहरू थे और वल्लभ भाई पटेल आपको मालूम है वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री भी थे और रियासत मंत्रालय की भी मंत्री वही थे। जूनागढ़ ने जब पाकिस्तान में विलय कर लिया तो इन्होंने क्या नाम है, वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया कि हम इस विलय को नहीं मानते हैं, ये विलय गलत है। और वहां की जनता चूंकि हिंदू थी, जनता ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और जब जनता ने विद्रोह कर दिया तो महाबत खान भाग गया, कहां पर? पाकिस्तान भाग गया। शासक था वो पाकिस्तान भाग गया, जनता ने विद्रोह कर दिया। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। कहा जाता है कि यहाँ का जूनागढ़ का जो उस समय दीवान थे, दीवान का मतलब मान लीजिए मुख्यमंत्री के पद पे जो होते थे उस समय दीवान थे, और दीवान थे शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो कौन थे बेटा? तो शहनवाज भुट्टो के ही पुत्र थे, शहनवाज भुट्टो के पुत्र थे जुल्फिकार भुट्टो, उनकी बेटी थी बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो का बेटा है कौन? बिलावल भुट्टो, जो पाकिस्तान में इस समय नहीं। मतलब एक कह सकते हैं बिलावल भुट्टो के मम्मी के पापा थे शहनवाज भुट्टो, और ये शहनवाज भुट्टो उस समय दीवान थे। और इन्होंने पत्र लिखा वल्लभ भाई पटेल को या फिर भारत सरकार को कि वहां की जनता ने विद्रोह कर लिया और जनता चूंकि हिंदू आबादी है तो जूनागढ़ की जनता जो है वो भारत में ही रहना चाहती है, तो आप आइए जो पेपर वर्क है वो कर लीजिए और जूनागढ़ को अपने पास रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर हम इस तरीके से जूनागढ़ को लेंगे तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। तो वल्लभ भाई पटेल इस पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, एक काम करिए, जनमत संग्रह करवा लीजिए, प्लेबिसाइड इसको कहते हैं, जनमत संग्रह। वहां की जनता से जनमत संग्रह करवा लीजिए, मतलब जनता को चुनाव दे दीजिए जो भारत में रहना चाहती है कि पाकिस्तान में। और जूनागढ़ में फिर जनमत संग्रह हुआ और उस जनमत संग्रह में ये पाया गया, एक मिनट रुकेंगे बेटा, जनमत संग्रह जो हुआ वो जनवरी 1948 में हुआ। और 1948 में जनमत संग्रह में वहां की जनता ने 99% जनता ने भारत की तरफ वोट किया, और जब भारत की तरफ वोट किया तो जूनागढ़ हमें मिल गया। जूनागढ़ का मामला तो सलट गया। उस समय कश्मीर की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा था? कश्मीर में शासक कौन थे? राजा हरि सिंह थे, और वहां की आबादी 70% क्या थी? मुसलमान। राजा हरि सिंह प्योर राजा थे, मतलब पक्के वाले राजा, शिकार करना, आराम करना, इस तरीके काम करना राजा। जून की अगर हम बात करें, हमारा देश आजाद हुआ कब? अगस्त में, लेकिन हम जून महीने की अगर हम बात करें, जून 1947 की अगर हम बात करें तो कहा जाता है, ये पुस्तकों में मिलता है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, माउंट बेटन जो थे वो राजा हरि सिंह से मिलने गए, राजा से मिलने गए। और माउंट बेटन बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, ब्रिटिश व्यक्ति थे। एक बात और जान लेना, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय माउंट बेटन हमारे देश के गवर्नर जनरल थे। हमारे देश की जो सेनाएं थी, चाहे वो भारत की हो चाहे वो पाकिस्तान की हो, उन सेनाओं को अभी आजाद नहीं किया गया था। उन सेनाओं की जो मतलब पावर थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी, ब्रिटिश के हाथों में थी। और ये सही भी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उनको डर था कि युद्ध ज्यादा हो सकता है। और आपको मालूम है कि 1945 में यूएन बन गया था, यूनाइटेड नेशन बन गया था, और यूनाइटेड नेशन का एक प्रतिनिधि खुद माउंट बेटन, ब्रिटेन के प्रतिनिधि थे माउंट बेटन। तो जाहिर सी बात है यूएन अंतरराष्ट्रीय युद्धों को रोकने के लिए ही बना था, तो उस समय यूएन का यही मामला था। तो इसलिए यूएन जब पहले बन चुका था तो इन लोगों की ही मर्जी से जो इंडिया और पाकिस्तान की जो सेनाएं थी वो इसकी पावर जो थी वो ब्रिटिश के हाथों में ही रखी गई थी कि युद्ध ना हो सके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो युद्ध की नौबत आ सकती थी, बहुत अच्छे से युद्ध हो जाता, कई सारे और युद्ध होते।
अभी जितने हम युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा युद्ध के बारे में पढ़ना होता है। जून 1947 में माउंटबेटन गए थे राजा से मिलने और इन्होंने कहा कि देखिए मामला बड़ा गड़बड़ है, आप एक तरफ हो जाए, चाहे आप भारत की तरफ चुन लीजिए चाहे पाकिस्तान की तरफ चुन लीजिए, क्योंकि मामला इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं चुनना तो पड़ेगा। राजा हरि सिंह का मन स्वाधीन पे था, मतलब वो ना इधर जाना चाहते थे ना उधर जाना चाहते थे, समस्या थी उनको दोनों तरफ। यहां तक कि लिखा गया है कि माउंटबेटन ने राजा हरि सिंह से यहां तक हिंट दिया कि यदि आप पाकिस्तान में मिल जाते तो भारत को कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं है, मिल सकते, और यदि आप भारत में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान को समस्या है, पाकिस्तान आपको ऑब्जेक्शन करेगा, युद्ध भी कर सकता है। हाँ, उस युद्ध को भारत मैनेज कर लेगा, ये मुझे मालूम है, तो ये हो सकता है, उसकी कोई समस्या नहीं है कि आप युद्ध से डर के मारे आप भारत में आज पाकिस्तान चले जाओ, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जहां तक हिंट दिया। हरि सिंह ने कहा नहीं, हम स्वाधीन रहना चाहते हैं, हमें ना भारत जाना ना पाकिस्तान जाना। राजा थे, किसी और में विलय होने के मतलब राजशाही को छोड़ना था। हरि सिंह के दिमाग में एक और चीज थी, हमारी आबादी क्या है, मुस्लिम है, हम पाकिस्तान में जाएंगे तो इस्लामीकरण होगा, फिर मैं किसी लायक नहीं रह जाऊंगा। इंडिया में रहूंगा तो जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, समाजवादी व्यक्ति हैं, वो लोकतंत्र लाकर ही रहेंगे, और लोकतंत्र आ गया तो फिर राजशाही किसी काम की नहीं रहेगी। तो वो बड़े असमंजस में थे, तो ना इधर के हो रहे थे ना उधर के हो रहे थे। तो उन्होंने हरि सिंह ने उनसे कहा ठीक है आप डिसाइड कर लीजिए, मैं कल आऊंगा, मतलब मैं वापस जब दिल्ली जाऊंगा तो मैं कल सुबह आपसे मिलते हुए जाऊंगा, आप डिसाइड करके मुझे कल सुबह बता दीजिए। जून की बात मैं बता रहा हूं, और जून 1947 में माउंटबेटन अगले दिन राजा हरि सिंह के महल में गए, उनसे मिलने गए। जब मिलने गए तो राजा हरि सिंह की एक अदा थी, बहुत प्यारी अदा थी। जब वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे तो वो क्या करते थे, एक लेटर लिख के भेजते थे कि जाओ बता दो कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। राजा हरि सिंह ने वो लेटर माउंटबेटन को दिया कि इनके पेट में दर्द, मिल नहीं सकते, और माउंटबेटन वहां से चले, नहीं मिल पाए। उन्हें क्या पता था कि ये पेट का दर्द ही एक दिन उनके सिर का दर्द बन जाएगा, वो अलग कहानी है, लेकिन फिलहाल उस समय नहीं हुआ। जो हरि सिंह थे वो कन्विंस नहीं हुए और वो किसी की तरफ फैसला नहीं कर। उसी समय एक और नेता जन्म ले रहा था, शेख अब्दुल्ला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा था ये लड़का, युवा नेता, कश्मीर के रहने वाले थे। तो शेख अब्दुल्ला ANU से पढ़ के जब कश्मीर गए तो कश्मीर में इनको नौकरी नहीं मिली, क्योंकि राजा हरि सिंह हिंदू राजा था, तो वो मुसलमानों को नौकरी देना बहुत ज्यादा पसंद करता नहीं था, अच्छी नौकरी देना पसंद नहीं करता था। तो शेख अब्दुल्ला चूंकि एक बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे नेता थे, वक्ता है तो नेता वही जाए, इन्होंने कश्मीर में कश्मीर छोड़ो का आंदोलन शुरू किया। अब कश्मीर छोड़ो का आंदोलन किसके खिलाफ शुरू कर दिया, राजा हरि सिंह के खिलाफ शुरू कर दिया। और जब इसने कश्मीर छोड़ो का आंदोलन शुरू किया राजा हरि सिंह के खिलाफ, तो मानिए इतना अच्छा वक्ता था, इतना अच्छा नेता बन गए, इतने अच्छे से बात करते थे कि वहां की जनता ने इनकी दीवानी हो गई। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, शेख अब्दुल्ला कश्मीर के बहुत ही जाने माने नेता बने, जनता का भरपूर प्यार मिलने लगा इनको। लेकिन शेख अब्दुल्ला भी एक समाजवादी व्यक्ति थे, और संजोग से कह लीजिए कश्मीरी पंडित नेहरू भी थे, कश्मीर के शेख अब्दुल्ला भी थे, तो दोनों मित्र भी थे। कुछ लोग का यह भी डिबेट है कि मित्रता में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ले जाओ कश्मीर तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बकवास है फालतू की, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, बातें हैं, लोग कुछ भी बना सकते हैं, विरोधी। कश्मीर के अच्छे नेता थे, हाँ, जवाहरलाल नेहरू के मित्र भी थे, और मित्र इस वजह से थे, ऐसा नहीं कंचा खेलते थे, ऐसा नहीं, मित्र थे क्योंकि दोनों समाजवादी थे, दोनों लोकतांत्रिक थे। और शेख अब्दुल्ला से जब शेख अब्दुल्ला बहुत वहां के मशहूर नेता बन गए, तो उस समय शेख अब्दुल्ला को अप्रोच करता था कौन, मुस्लिम लीग।
मुस्लिम लीग ने इनको बहुत अप्रोच किया, तो जनता इनके सपोर्ट में आ गई। मुस्लिम लीग मतलब जिन्ना भी इनसे खूब मिलते कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में मिल लीजिए, लेकिन एक्चुअल में ये लोकतांत्रिक था। और ये मुस्लिम लीग को ऐसा किताबों में लिखा है, ऐसा जानकारी मिलती है, अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे उस समय की तो आपको जानकारी मिलेगी। उसमें लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम लीग को नफरत भरी निगाहों में देखा, मतलब वो मुस्लिम होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग की तरफ वो थे नहीं, क्योंकि वो समाजवादी थे, वो किसी धर्म के प्रति झुकाव नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कश्मीर की जनता जो चाहती है वो हो, कश्मीर की जनता अगर यहाँ रहना चाहती है तो यहाँ रहे, कोई इस दबाव में नहीं है कि आप मुसलमान है तो आप चले जाए पाकिस्तान, आप हिंदू है तो आप हिंदुस्तान में रहे। इसलिए तो मोहम्मद अली जिन्ना भी शेख अब्दुल्ला को बहुत ज्यादा तोड़ नहीं पा रहे थे। राजा हरि सिंह उस समय राजा थे, बाद में चूंकि राजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार भी करवा लिए, समाजवादी थे। और राजा हरि सिंह ने जब इसकी पॉपुलैरिटी देखी तो राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करवा लिया, गिरफ्तार करवा के इनको बंद करवा। 1947 में ये बंद थे, याद रखना, 47 में ये गिरफ्तार थे, राजा हरि सिंह के उसमें बंद थे। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? कोई समस्या किसी को भी? चलिए आगे बढ़े। उधर जूनागढ़ मिल चुका था, जूनागढ़ की कहानी आपको बताई दिया 1941 1948 में। हैदराबाद में क्या चल रहा था ये आपको बता देते हैं। उस समय हैदराबाद की रियासत की अगर हम बात करें तो उस समय हैदराबाद में कर्नाटक का भी हिस्सा था, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा वहां पे था, और हैदराबाद तो था ही। तो हैदराबाद एक बड़ी रियासत हुआ करती थी। हैदराबाद भी क्या करती थी, ये हैदराबाद की शासक थे, वो भी कहां मिलना चाह रहे थे, पाकिस्तान से मिलना चाह रहे थे। कैसे मिल रहे थे? अगर आप इंडिया का ग्राफ देखो तो यहां पर हैदराबाद, ये पूरा एरिया जो था ये पाकिस्तान, हालांकि यहां भी था जो बाद में बांग्लादेश बन गया, लेकिन उस समय तो पाकिस्तान। हैदराबाद पाकिस्तान से मिलना चाहिए, कैसे मिल लेते हैं हैदराबाद? मतलब लॉजिक नहीं था, कॉमन सेंस की बात होती है। अगर कहा जाता ना कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, मतलब कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं है कि सबके पास हो। तो लेकिन जिद थी, अलग था, वो जोश में थे, मिलना चाह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान से मिलेंगे। अगर आप मिल भी जाते, पाकिस्तान में हो जाते, तो आप यहां से यहां आते कैसे? कहीं ना कहीं इंडिया के थ्रू तो आते, और इंडिया अगर अपना एयर स्पेस नहीं देता तो आप कैसे आ जाते? जैसे इस समय पाकिस्तान ने भारत को अपना एयर स्पेस नहीं दे रखा है, तो भारत को अगर दुबई जाना हो तो गुजरात से जाता है, मुड़ के समुद्रों को पार करके पाकिस्तान को छोड़ते हुए दुबई जाता है, घूम के जाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर तुम हैदराबाद पाकिस्तान में मिल जाता, अगर हम लॉजिक की बात करें, ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन उस समय मिलना चाह रहे थे, अगर उस समय कॉमन सेंस यूज करते तो हैदराबाद पाकिस्तान से मिलता। और अगर इंडिया अपना एयरबेस ना देता, जैसे मैं दमन दीव की बात जब करूंगा तो आपको बताऊंगा, जब एयर स्पेस नहीं देता तो यहाँ के लोग यहाँ आते कैसे? लॉजिक नहीं। हैदराबाद के शासक से मिलने वल्लभ भाई पटेल गए और इन्होंने समझाया कि क्या कर रहे हो यार, कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी जनता वैसे भी तुम्हारे खिलाफ है, स्वाधीनता के लड़ाई में तुम्हारी जनता ने मिलजुल के भाग लिया है, वो आजाद होना चाह रही है तुम लोग से, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों पाकिस्तान से मिल रहे हो? संभव भी नहीं है, लॉजिक पे बात करो, इंडिया में मिलने। लेकिन हैदराबाद मिलने को तैयार नहीं थी, और हैदराबाद ने क्या किया, इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हैदराबाद ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नवंबर 1947 स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब यह होता है कि अभी हमें सोचने का मौका दे दीजिए 1 साल तक, अभी यथावत जैसी स्थिति है, ना मैं कहीं मिलूंगा और ना आप हमें कुछ करिए, इस तरीके से मिलाने की कोशिश करिए, हम और विचार करेंगे। इसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, मतलब यथावत एक समझौता कर लिया, अभी हम जैसे हैं वैसे हमें रहने दीजिए, फिर हम सोच लेंगे, विचार कर लेंगे।
वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है भाई, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच लीजिए, 1 साल देते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने कहा तब तक मैं दूसरी रियासतों को देखता हूँ। अब बाकी रियासतों को मिलाने में चले गए। तो हैदराबाद तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में आ चुका था, मतलब ये अभी 1 साल तक कहीं नहीं जाने वाला था, ये लड़ाई। कश्मीर की बात करते हैं, उस समय क्या हो रहा था कश्मीर के बारे में। राजा हरि सिंह की मैंने बात सुनाई दी आपको, किस तरीके के राजा थे वो। शेख अब्दुल्ला वहां के पॉपुलर नेता बनी चुके थे। शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करवा लिया था राजा हरि सिंह। मामला जिन्ना एकदम लगा हुआ था कि नहीं, हमें कश्मीर चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। जूनागढ़ भारत में आ गया था, जिन्ना तिलमिला चुका था यार, जूनागढ़ बताओ, महावत खान विलय कर लिया, उसके बाद जनमत संग्रह करवा लिया। जिन्ना ये जानता था कि यहाँ की जो जनता है वो मुस्लिम है, अगर यहां पर भी जनमत संग्रह हो जाता है तो हम जीत जाएंगे, तभी हो सकता है। भारत को ये, भारत बहुत सहज था, भारत को लगता था कि हाँ तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी है जो भारत में आना चाहता है वो भारत में आ सकता है, कोई समस्या नहीं। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती हुई, जिस गलती का खामियाजा आज तक लोग भुगत रहे हैं। वो गलती उसकी शुरुआत जो हुई थी, जो नींव रखी गई थी, वो 20 अक्टूबर 1947 को रखी। क्या हुआ था 20 अक्टूबर 1947? जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना चूंकि डायरेक्ट युद्ध तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि युद्ध की जो कमांड थी वो ब्रिटिश के हाथों में थी, और यूएन बन चुका था, यूएन परमिशन देता नहीं युद्ध की, फिर तो आप सब कुछ हार जाते। तो डायरेक्ट युद्ध आप कर नहीं सकते थे, ना वो आपकी जमीन है अभी तक, तो वो मामला चल रहा है इधर उधर का मामला, राजा हरि सिंह कहीं जा ही नहीं रहा। तो जिन्ना ने क्या किया, 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कुछ सेना और भी कुछ लोग जो वहां पे कट्टर लोग थे, कुल मिला के लगभग 10,000 लोगों की एक सेना, जो सैन्य कपड़ों में नहीं, जो सैन्य कपड़ों में नहीं, मतलब ये दिखाने के लिए कि ये सेना नहीं है, ये ऐसे ही कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, और ये लोग पूरे ट्रक में भरकर कश्मीर की तरफ निकल चुके। जाहिर सी बात है क्या करने निकले होंगे आप सबको मालूम है, और ये बात कोई हवा में नहीं हो रही है कि मैंने ऐसे ही जिन्ना पे आरोप लगा दिया। मैंने कहा जब मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो तथ्य वो बताऊंगा, क्योंकि जिन्ना ने बाद में इसे यूएन में माना था, इसलिए वहां से ये बात निकल के आती है कि हाँ उसने ऐसा करवाया था। उसने एक बहुत बड़ी सेना को पाकिस्तान से भेजा था, कहां पर, श्रीनगर या जम्मू या कश्मीर पे आक्रमण करने के लिए, वहां पे विद्रोह करने के लिए, और उससे भारत में मिला, ऐसा माना। 20 अक्टूबर 1947 को यह सेना कहां निकली थी, यह सेना श्रीनगर की तरफ। राजा कौन, हरि सिंह। उस समय राजा कौन बेटा, कश्मीर के हरि सिंह। राजा हरि सिंह को यह बात मालूम चली कि भाई एक सेना बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है, हमारे देश पे हमला कर रही है, हमारे राज्य पे। उस समय तो वो राजा हरि सिंह के ही कंट्रोल में था। राजा हरि सिंह के ही ब्रिगेडियर हुआ करते थे, ब्रिगेडियर समझ रहे हो ना, तिरंगा मूवी देखे होंगे, ब्रिगेडियर सूर्य सिंह, तो ब्रिगेडियर हुआ करते थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह ने हरि सिंह से कहा कि ऐसा है भैया कि मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है, इसको निपटाओ, किस तरीके से क्या करो। सेना चलकर यहां से निकलकर मुजफ्फराबाद पहुंची, मुजफ्फराबाद पहुंच चुकी थी 21 अक्टूबर 20 अक्टूबर को निकली। राजा हरि सिंह को जब राजेंद्र सिंह ने समझाया, राजा हरि सिंह ने कहा चिंता की बात मत करो, हमारी सेना तत्पर है उनसे युद्ध लड़ने के लिए, हमारी सेना लड़ लेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं, चिंता मत करो।
हम लड़ लेंगे। राजेंद्र सिंह ने कहा कि सुनिए सरकार, बात तो सुनो, आपकी सेना में 50% सेना ऐसी है जो मुस्लिम है, और अगर वो आकर ये लुभावना दें कि हम आपको मुस्लिम देश में ले जा रहे हैं, हम आपको मुस्लिम जनता बनेंगे, आपके लिए प्रॉपर देश हो जाएगा, आप वहां के नागरिक और सब कुछ होगा, तो संभावना है कि सेना बहुत ज्यादा अमीर तो होते नहीं, लुभावना में आ सकते हैं और वो मुसलमानों की तरफ हो गए, तब आप क्या करोगे। हरि सिंह को अपनी सेना पे बहुत ज्यादा भरोसा था। वो राजेंद्र सिंह से बोले कि तुम अगर डर रहे हो तो डरो, मैं निकलता हूं युद्ध करने के लिए, मेरी सेना मुझे धोखा नहीं देगी। राजेंद्र सिंह ने कहा रुको 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 यार, तुम ठहरो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम निकलो यहां से। मुजफ्फराबाद जब सेना पहुंच गई, हरि सिंह वहां से निकल कर गए जम्मू, राजा हरि सिंह। और उसके पहले, निकलने के पहले जब मुजफ्फराबाद सेना पहुंच गई, तब राजा हरि सिंह को लगा कि मामला गड़बड़ हो सकता है। जब राजा सिंह की बात समझ में आई तो राजा हरि सिंह ने दिल्ली फोन कर दिया कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला, हमें सहायता दीजिए। दिल्ली से बीपी मेनन मीटिंग किए माउंटबेटन से, और क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू से, वल्लभ भाई पटेल से कि ऐसी सी बात है, वहां पे हमला होने वाला। पटेल ने कहा सेना भेजो, लेकिन माउंटबेटन ने कहा कैसे भेज सकते, कश्मीर तो ना आपका है और ना कश्मीर पाकिस्तान का है, और ना पाकिस्तान की सेना आ रही युद्ध करने, वहां पर अगर आप अपनी सेना भेज दोगे तो वो तो अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा, आप कैसे भेज सकते हैं सेना। इसके लिए पहली बात तो कश्मीर आपके पास होना चाहिए, तब तो आप कश्मीर की रक्षा करने के लिए सेना भेजो। इसके लिए राजा हरि सिंह पहले तो कश्मीर आपके मतलब विलय पत्र पे साइन तो करे, आप में विलय तो करे, तब तो आप सेना भेज सकते। बात सही थी। और यूएन, मैंने बताया, किसी भी अंतरराष्ट्रीय युद्ध कराने के उसमें मूड में था नहीं। फिर वीपी मेनन जो है ये भागकर कहां गए, श्रीनगर गए। वीपी मेनन भाग के कहां गए, इधर आ गए श्रीनगर, राजा हरि सिंह के पास था। राजा हरि सिंह से इन्होंने कहा कि भैया मामला ऐसा ऐसा है, क्या करेंगे। वीपी मेनन, अभी भी राजा हरि सिंह ना भारत की तरफ विलय करना चाह रहे, ना पाकिस्तान की तरफ विलय करना चाह रहे। हरि सिंह यहां पे भाग गए, कहां पे भाग गए, हरि सिंह यहां से निकलकर जम्मू भाग गए। और सेना जो है वो 21 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में रुकी थी। 21 अक्टूबर के बाद क्या हुआ, ये पहुंची कहां पर, मुजफ्फरा के बाद श्रीनगर से थोड़ी ही दूर उरी है, उरी जगह, उरी आपने जाना होगा, मूवी थी उरी। 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर को ये उरी पहुंची थी, डेट 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर तक उरी पहुंची। अब गड़बड़ होने लगा, सेना बहुत मात्रा में आ रही। वीपी मेनन उस समय वहीं पे रुके हुए थे, मामला देख रहे थे कि क्या स्थिति है। उरी से श्रीनगर जाने का रास्ता जो था, अगर हम उरी से श्रीनगर की बात करें, ये उरी है और ये श्रीनगर है, इनके बीच में एक पुल हुआ करता था, ब्रिज हुआ करता था, और इसी ब्रिज से ही लोग इधर उधर जाया करते थे। क्या किया यहाँ पर, रोज राजेंद्र सिंह थे जो ब्रिगेडियर थे राजा हरि सिंह के, ये राजेंद्र सिंह ने क्या किया, ये उरी का जो पुल था वो डिस्ट्रॉय करवा दिया। और जब ये पुल डिस्ट्रॉय करवा दिया, तो अब ये उरी से वहां नहीं आ सकते थे, डायरेक्ट नहीं आ सकते थे, घूम के आना पड़ेगा। तो जब ये घूम कर आना शुरू किए, तो ये आकर रुके कहां पर, आपको आगे ले चलता हूं, बारामूला। बारामूला, और बारामूला की त्रासदी आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, पुस्तकों में भी बारामूला की त्रासदी आपको मिल जाएगी। बारामूला ये पहुंचे 25 अक्टूबर को, और कहा जाता है कि बारामूला में इन्होंने जो भी ये 10,000 या 20,000 की सेना थी, इन सेना ने जो त्रासदी मचाई थी, वो त्रासदी सोचकर आज भी रूह कांप जाती। भेड़िए थे ये जो सेना थी, ये सेना नहीं थी, भेड़िए थे, कट्टर थे।
इंसान नहीं थे, राक्षस थे। क्या किया इन्होंने बारामूला में? इन्होंने सबके साथ, वहां की जितनी भी औरतें थी सबके साथ इन्होंने गैंग रेप किया, हत्या की, बलात्कार किया, डकैती की। और कहा जाता है कि इतनी बेरहमी से वहां पे स्कूल के जो बच्चे हुआ कर, स्कूल के जो बच्चियां थी, जो टीचर्स थे, और जो ईसाइयों के जो मिशनरीज में सिस्टर्स थी, सबके साथ इन्होंने गैंग रेप किया। हॉस्पिटल के नर्सेस के साथ इन्होंने गैंग रेप किया और हत्याएं की। बारामूला की त्रासदी में कहा जाता है कि उस समय जनता, जितनी भी जनता थी उसकी 1/3 जनता ही बची। इतनी बेरहमी। ये आलम देखकर रूह कांप गई राजा हरि सिंह की। और बीपी मेनन भी परेशान हो गए, दिल्ली गए। बीपी मेनन वहां से श्रीनगर से भागे, कहां पे? दिल्ली। पहले तो एयरपोर्ट भागे। उस समय दिल्ली और श्रीनगर से जाने का एक ही रास्ता हुआ करता था, विमान। तो विमान से ही आ जा रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, वरना कहोगे तो कितनी जल्दी जल्दी जा रहे थे, ऐसा नहीं है। बीपी मेनन भी दिल्ली गए और दिल्ली से इन्होंने क्या किया? विलय पत्र लिया, पेपर लिया, विलय पत्र लिया। तो विलय पत्र लेकर कहा गए? जम्मू गए, राजा के पास। और ये कहानी कब है? 26 अक्टूबर 1943 की। बारामूला की त्रासदी कर ये जो सेना थी वो श्रीनगर पहुंचने ही वाली थी। मतलब 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर से श्रीनगर में त्रासदी होना शुरू हो जाता, क्योंकि वही भेड़िया श्रीनगर पहुंचने वाले थे। 26 अक्टूबर की रात तक वो श्रीनगर करीब पहुंच चुके थे। यहां पर बीपी मेनन और मेहर सिंह जी थे, और भी एक लोग थे, महजन, ऐसे महाजन जी थे। क्या नाम था उनका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मेहरचंद, जी हाँ, मेहरचंद जी थे। तो बीपी मेनन और मेहरचंद विलय पत्र का पेपर लेके जम्मू में राजा के पास पहुंचे और राजा से कहे कि अब कोई और रास्ता तुम्हारे पास नहीं बचा है, अगर तुम बचाना चाहते हो वहां की जनता को या खुद को, तो ये विलय पत्र पे साइन कर दो। जब भारत को आप भारत में आप शामिल हो जाओगे तो भारत की सेना तभी तो रक्षा कर पाएगी। जब भारत में आप नहीं रहोगे तो कैसे रक्षा हो पाएगी? और फिर जाके राजा ने जब वहां की त्रासदी के बारे में सुन लिया था, काम तो गया ही था, तब राजा ने विलय पत्र पर साइन किया 26 अक्टूबर 1947। और ये साइंड कॉपी लेकर फिर बीपी मेनन कहां पे आए? दिल्ली आए। और जब दिल्ली में आए तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन, ये लोग बैठे हुए थे। फिर इनसे बोला गया, देखो कोई भी विलय तब होता जब उधर के राजा ने कर दिया साइन, उधर माउंटबेटन साइन करेंगे, तब वो विलय माना जाएगा। विलय पत्र पे साइन हो गया था। अब ये माउंटबेटन के पास आया, यहाँ पे आया। माउंटबेटन ने अभी भी कह रहे हैं कि अब क्या मतलब जरूर सेना भेजोगे, इतने रिसोर्सेस नहीं है, इतने संसाधन नहीं है, युद्ध करना सही उचित नहीं रहेगा, क्यों युद्ध पे जा रहे हो? वल्लभ भाई पटेल, नेहरू तो बहुत शांत स्वभाव के थे, वल्लभ भाई पटेल भड़क गए, बोले क्या रिसोर्स नहीं है, क्या संसाधन नहीं है, क्या मामला, तुम बहका रहे हो हमको। उधर राजा ने साइन कर दिया, कश्मीर हमें दे रहा है और तुम रिसोर्सेज की बात करो। 10 दिन भूखा रह लेंगे, नहीं खाएंगे, कुछ हो जाएगा रिसोर्सेज, तुम युद्ध करो, बचाओ कश्मीर को। तब कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद, यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को विलय पे साइन किया। कितने? माउंटबेटन ने। अब जाके कश्मीर हमारे हाथों में। 27 अक्टूबर की रात को ये हो गया। और इधर राजा जो है, राजा की बात है, राजा क्या कर रहा है? राजा ने साइन कर दिया, जहां पे रुका था वहां पे जो उसका पीए था उसके हाथ में पिस्तौल दे दिया अपनी, और उससे बोला, ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, उसने बोला उससे, देखो अगर कल सुबह तक भारतीय सेना श्रीनगर ना पहुंची तो मैं सोने जा रहा हूं, मुझे उठाना मत, गोली मार। जब सेना, भारत की सेना वहां पहुंच जाएगी तभी आप मुझे उठा।
26 अक्टूबर 1947 की रात में, ये श्रीनगर है, श्रीनगर को चारों तरफ से 26 अक्टूबर 1947 को सेना ने घेर लिया। कौन सी सेना? जो पाकिस्तान से आई हुई, घेर लिया। बस 27 अक्टूबर को सुबह मामला शुरू होने वाला था और इधर माउंटबेटन ने सही कर दिया। और याद रखना, जून में 1947 में ही नेहरू ने हरी सिंह से कहकर हरी सिंह पर जोर देकर, याद करना, शेख अब्दुल्ला क्या थे? गिरफ्तार थे। शेख अब्दुल्ला को रिहा करवा शेख अब्दुल्ला को रिहा करवा दिया। अब क्या होना था? तो 27 अक्टूबर को हमारी सेना श्रीनगर पहुंची। फिल्मी स्टाइल एकदम, मामला एकदम पेचीदा हो चुका है। रात में सेना घेर चुकी है। 27 अक्टूबर से मामला गर्मा गर्मी पे होने वाला है, त्रासदी फैलने वाली है। और तब हमारी सेना 27 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से दिल्ली से निकल गई थी। सुबह 5 बजे 4 बजे श्रीनगर में लैंड की। और उनकी यही शेख अब्दुल्ला जो थे, यही शेख अब्दुल्ला हमारे देश की सेना का स्वागत करते हैं। देश की स्वागत करने आए। और ये पूरी शेख अब्दुल्ला की उस समय टीम, शेख अब्दुल्ला जब रिहा हुए जिन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी। वो पार्टी कौन सी थी? अगर हम पार्टी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जो आज भी चलती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। और इस पार्टी ने पूरी मदद की थी हमारी सेना की, श्रीनगर की जनता को वहां पे खाली करवाने में, वहां के लोगों को हटवाने में। ये पूरी मदद हमारी जनता वहां पे इन लोगों ने किया था। अब हमारी जनता वहां पे पहुंची, जब हमारी सेना वहां पे पहुंची और फिर वहां पे युद्ध हुआ। और ये युद्ध कब तक चला? 1.25 साल तक युद्ध चलता है, 1.25 साल। इस तरीके से कश्मीर का विलय हमारे देश में, इस बीच में कश्मीर का विलय हमारे देश में हो गया। जिन्ना, यहां तक खबर आती है कि जिन्ना इस बात से जब कश्मीर का विलय हो गया तो जिन्ना परेशान हो गया। जब भारतीय सेना आके युद्ध लड़ने लगी, जिन्ना गए अपने जो वहां पे ब्रिटिश सेना के जो हेड थे, ग्रेसी नाम था उनका, उनके पास गए। बोले कैसे भारत की सेना वहां पे कैसे युद्ध कर सकती है? तो ग्रेसी ने कहा कि भैया, राजा हरि सिंह ने विलय कर लिया है, कश्मीर पे साइन कर दिया है, उस पे विलय पत्र पे, कश्मीर चला गया भारत के, हम युद्ध नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं, युद्ध करो, फिर हमारी सेना भी युद्ध करेगी। बोला आप कैसे युद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिन्ना ने पूरी जोर लगा दी थी युद्ध करने के लिए, लेकिन ब्रिटिश शासन के हाथ में था तो पावर तो युद्ध करना ही नहीं था। और ग्रेसी सिंह ने यह समझाया कि आपके मामले में हम युद्ध क्यों करें? उधर की भी सेना किसकी? ब्रिटिश की। इधर भी सेना किसकी? ब्रिटिश की। हम दोनों आपस में क्यों मरे तुम्हारे चक्कर में? उन्हें तो बेवकूफ दिखते नहीं। तो वैसे भी युद्ध करना कोई समझने वाली बात नहीं है, युद्ध नहीं हुआ। जिन्ना ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर युद्ध किया, नहीं हुआ। फिर जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना ने बोला, जिन्ना ने बुलावा भेजा। जिन्ना मीटिंग करना चाहते थे, जिससे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन। जिन्ना ने इन लोग को बुलावा भेजा। कहां पर? लाहौर में। लाहौर में आके ये मीटिंग कर रहे थे। पटेल बोले हम क्यों जाएंगे? उस आदमी से क्यों मिलना? हमें मिलना ही नहीं उस आदमी से, क्यों मिलेंगे हम? नेहरू कहते हैं चलो यार। वल्लभ भाई पटेल चूंकि नेहरू जी से 14 साल बड़े थे, तो नेहरू को नेहरू ही कहते थे, नेहरू जी नहीं कहते थे। बोला नहीं नेहरू, नहीं जाना है, मिलना ही नहीं। नेहरू शांत हो गए, बोले ठीक है, जब पटेल साहब नहीं मिलेंगे तो हम कौन है मिलने के? नहीं मिले। फिर माउंटबेटन गए उनसे मिलने। जिन्ना और माउंटबेटन में मीटिंग हुई। जिन्ना और माउंटबेटन में मीटिंग हुई। और ये जो मीटिंग हुई थी वो 1 नवंबर 1948 को। यहाँ पे युद्ध कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1948 को युद्ध शुरू हुआ था।
1 नवंबर 1948 को माउंटबेटन और जिन्ना के बीच में मीटिंग हुई। माउंटबेटन ने यहां तक कह दिया उस समय कि युद्ध रोक देंगे, युद्ध जब रुक जाएगा तो हम लोग वहां पे जनमत संग्रह करवा लेंगे, जनमत संग्रह करके वहां पे हम वोटिंग करवा लेंगे, फिर देख लेंगे किसके पास जनता रहना चाहती है, भारत के पास। ये बात हो गई। ये माउंटबेटन ने इधर जब मीटिंग कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन और वल्लभ भाई पटेल, तो यहाँ पर भी माउंटबेटन ने कोई राय दिया था अपना कि युद्ध चलो हो गया तो युद्ध को देख लेते, लेकिन जब हम कश्मीर लेने की बात करेंगे तो ये विलय पद से काम नहीं चलेगा, हम वहां पे जनमत संग्रह करवा लेंगे, सही रहेगा। चूंकि नेहरू जो थे वो समाजवादी नेता थे, बात समझिएगा, और इंटरनेशनल छवि को लेके बहुत चिंतित रहते थे। नेहरू और पटेल दोनों बहुत ही शानदार नेता थे। नेहरू की अप्रोच अलग थी, पटेल की अप्रोच अलग थी। नेहरू अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को दर्शाना चाहते थे, वल्लभ भाई पटेल कहते थे क्या इंटरनेशनल, यही मामला सलटा। तो ऐसा ये कतई नहीं है कि नेहरू अच्छे नेता नहीं थे, हर आदमी का व्यक्तित्व तो अलग अलग होता है। वो देश के प्रति कोई साजिश नहीं कर रहे थे, देश के प्रति कोई सियासत या कोई चाल नहीं चल रहे थे, वो उस मानसिकता से थे तो उस मानसिकता से बात कर रहे थे, पटेल दूसरे मानसिकता से दूसरे मानसिकता से बात कर रहे थे, बस यही था। जितनी इज्जत पटेल नेहरू की करते थे उतनी इज्जत नेहरू पटेल की भी करते थे, दोनों में अच्छा सामंजस्य था। और इस बात का भी तय था कि पटेल प्रधानमंत्री बनते, चूंकि पटेल की स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण और भी जो भी कारण रहा, इसके पीछे बहुत डिबेट है कि नेहरू को ही प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन नेहरू से 14 साल बड़े थे पटेल। पटेल का स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए भी एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए था उस टाइम पे, जो देश की स्थिति अभी आजाद हुई हो और देश की हालत ऐसी हुई हो, ऐसे सिचुएशन में हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक रहे। और उस समय वल्लभ भाई पटेल उतने स्वस्थ नहीं थे कि वो लंबे समय तक रह पाते, ऐसा लग रहा है। खैर वो डिबेटिंग बात, लेकिन दोनों काफी एक दूसरे से सहमति थे। इधर 1 नवंबर 1948 को जिन्ना माउंटबेटन में सहमति हुई। माउंटबेटन ने कहा कि अच्छा जनमत संग्रह होगा, मतलब माउंटबेटन ने कहा कि हम उस पर बात कर रहे हैं, अभी हमने कोई घोषणा नहीं की है कि हम जनमत संग्रह करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं और उस पर राजी भी हैं लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी गलती नेहरू से हुई, और देखिए जब कोई व्यक्ति है गलती तो उससे होगी, लेकिन वो गलती इंटेंशनली हो ये जरूरी नहीं। 2 नवंबर 1948 को नेहरू ने, कहा जाता है कि यही टर्निंग पॉइंट हो गया। नेहरू ने भाषण में, दिल्ली में एक भाषण दिया, और नेहरू ने इस भाषण में कह दिया कि हम कश्मीर में युद्ध रुकने के बाद जनमत संग्रह करवा, और यही बात नोट हो गई। नेहरू का जो सिद्धांत था वो ये था कि हम अभी स्वाधीन होकर निकले, अभी आजाद हुए, हम किसी राज्य, तुम्हें आप लोग को क्या लगता होगा कि ऐसे ही पूरा देश आ गया था हमारे साथ, पूरा देश इतने भागों में बटा था हमारा, 565 रियासतें थी, अलग अलग जगह थी, सबको एक करना क्या इतना आसान था? वही है ना, दाग अच्छे हैं। हमारा देश धमकियों से एक हुआ, अलग अलग रियासतों को धमकाया गया था, मिलाया गया था, उनको बेवकूफ बनाया गया था, अलग अलग चीजें बनाई गई, तब जाके हमारा देश एक हुआ। कई जगहों पे हमने हड़पा था, दमनदीप, गोवा, ये जगह वैसी थी जो हम हड़प लिए थे, लक्षद्वीप, अभी मैं बताऊंगा, वो ये तो हमने हड़पी थी, लेकिन आज कोई याद नहीं करता उन सब चीजों को। हैदराबाद कैसे एक हुआ था, अगर हम हैदराबाद की कहानी आपको बता दें तो उस समय हैदराबाद में क्या हुआ, जब ये लड़ाई हो रही थी
तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो हो ही चुका था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो हो ही चुका था। उस समय जो हैदराबाद का शासक था, अगर हम हैदराबाद की बात करें, तो यहां पे एक संगठन था MIM करके, हैदराबाद में एक संगठन था MIM। और आज भी आपको मालूम है कि MIM संगठन आज भी चलता है, जिसके नेता ओवैसी है। MIM संगठन ने क्या किया था, रजाकारों, रजाकार का मतलब मर्जी, मर्जी वाले, रजाकारों की एक फौज बनाई। और रजाकारों की जो फौज थी वो क्या थी, हिंसक, हिंसक। ये जो पार्टी थी ये तो उग्रवादी पार्टी थी। उग्रवादी अलग होता है, आतंकवादी अलग होता है। उग्रवादी पार्टी उग्र थे, आतंक नहीं फैला रहे। इन्होंने पार्टी बनवाई, फौज बनवाई, रजाकार फौज, अपने में ही कुछ लोगों को मिलाकर। और ये रजाकार फौज थी जिसका काम था हिंसा करना। और ये रजाकार फौज क्या कर रही थी, उस समय हमारे हैदराबाद में जितने भी ऐसे लोग थे जो भारत में रहने के पक्षधर थे, उनकी हत्या कर रही थी। और रजाकार फौज ने उस समय आतंक मचा रखा था हैदराबाद। ये खबर नेहरू तक भी आती थी, वल्लभ भाई पटेल तक भी आती थी, लेकिन लोग उस समय कश्मीर के मामले में इतना उलझे हुए थे कि वो लोग अभी इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। बोले अभी स्टैंड स्टिल है, मामला सुलझ जाए फिर देख लेते हैं। कहा जाता है अंत में 13 सितंबर 1948, 13 सितंबर 1948 को वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, एक सेना की टुकड़ी भेजी। मामला याद रखना, 13 सितंबर 1948। वहां पर कश्मीर में युद्ध कब शुरू हुआ, 27 अक्टूबर 1948। उसके पहले की बात, 13 सितंबर 1948 को वल्लभ भाई पटेल ने सेना की टुकड़ी भेजी थी। कहां पे, हैदराबाद में। बोला था जाओ मामला सलटा लो, अभी लोग कश्मीर वाले में बिजी हैं तो मामला सलटा लो, जल्दी निपटा लेना मामला, देखो बहुत ज्यादा देर तक हम भी संभाल नहीं पाएंगे। नेहरू से बिना पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सेना की टुकड़ी वहां पे भेजा था। और सेना की टुकड़ी गई, 5 दिन में मामला सलटा दिया, 5 दिन में। 18 सितंबर 1948 को, 18 सितंबर 1948 को मामला सलट गया हैदराबाद। और इसी को हैदराबाद ने समर्पण कर दिया, हैदराबाद समर्पण कर दिया, भारत में विलय हो गया। 18 सितंबर 1948 को 5 दिन में मामला सलट गया। और इसी को कहा गया है ऑपरेशन पोलो। याद रखिएगा, कभी नेट पे सर्च मार लीजिए, इसी को कहा गया है बेटा ऑपरेशन पोलो। मामला सलट गया, तुरंत सलट गया। फिर जो हैदराबाद का शासक था, हैदराबाद का शासक, इसने UN में कंप्लेन कर दी, UN में जाके कि हमारे ऊपर आक्रमण किए, क्योंकि अभी तो हैदराबाद उनका था नहीं। UN में कंप्लेन कर दिया उन्होंने। फिर हालांकि उन्होंने बताया था, फिर वल्लभ भाई पटेल ने कहा अरे हमने सेना नहीं भेजा था, पुलिस थी, 2-4 लोग थे, पुलिस थी, वो बस नियंत्रण करने गए थे, ऐसा नहीं। बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं, लड़ गया मामला। बाद में नेहरू ने सुंदरलाल आयोग बनाया है, सुंदरलाल आयोग, कमेटी बनी। और इस कमेटी की रिपोर्ट है कि 5 दिन में लगभग 40,000 लोगों की हत्या हुई। 5 दिन में, जो 5 दिन में सेना गई थी, वो लगभग 40,000 लोगों की हत्या हुई थी उस दिन, सुंदरलाल आयोग में। लेकिन आज कोई याद करता है कि हैदराबाद कैसे भारत में आए? इतने लोग की हत्या होकर रिपोर्टर कहते हैं कि 40,000 तो दिखाया जा रहा है, 2 लाख लोगों की हत्या हुई थी। हैदराबाद मिल गया था भारत। आसान नहीं होता है अपने देश को इस तरीके से मिलाना, इतने बड़े देश, बड़ा मुश्किल काम। उसके लिए धमकी भी देनी पड़ी, युद्ध भी करना पड़ा, लड़ाई भी करनी पड़ी, मर्डर भी करना पड़ा, तब जाके हमारा देश एक। लेकिन आज कौन याद रखता है? कोई नहीं याद रखता। तब हैदराबाद जाके हमारे देश में मिला इस तरीके से। इधर युद्ध चल रहा है, कश्मीर की बात हम करते हैं फिर से वापस।
कश्मीर पे आ जाते हैं। कश्मीर में युद्ध शुरू हो गया, 1 मिनट रुकेंगे, लैपटॉप चार्ज में लगाएंगे बेटा, फिर बात करते हैं आपसे। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को जो कहानी बता रहा हूं वो समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कमेंट करके बताइए। कहानी कैसी लग रही है? सबको समझ में आ रही है? मैं शायद ये थोड़ा सा मैं एक चीज दिक्कत हो गई इधर, ये 48 में लिख रहा हूँ बार बार, ये 43 है, ये 43 चल रहा है, ठीक है। ये अक्टूबर 47 की बात हो रही है, 26 अक्टूबर 1947 की बात चल रही है। मैंने बीच में, मुझे लग रहा है मैंने 1948 कर दिया था, तो 2 नवंबर 1947 की बात है, ठीक है। ये सारा मामला 2 नवंबर 1947। हाँ ये 48 को था, ये 48 को हुआ था हैदराबाद का मामला। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में क्या चल रहा है उधर। तो मामला हो गया, मीटिंग, जिन्ना मीटिंग हो गई, इन्होंने भाषण दे दिया, बहुत खराब हुआ। ये जो युद्ध था वो 31 दिसंबर 1947 तक चला, लेकिन इसके पहले ये मामला क्या हुआ था, नेहरू ने इस बात को लेके, जो पाकिस्तान ने किया था, जो जिन्ना ने किया था, तो नेहरू ने क्या किया था, चैप्टर 6 के अंतर्गत यूएन में कंप्लेन किया। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 बात समझ लीजिए। चैप्टर 6 के अंतर्गत अगर आप कंप्लेन करते हैं तो यूएन जो भी फैसला सुनाती है आप उसको मानने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप विवश मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते। चैप्टर 7 के अंतर्गत यदि आप कंप्लेन करते हैं तो आप विवश होंगे, जो भी वो फैसला देगी वो मानेंगे। तो नेहरू ने इतना काम किया था कि चैप्टर 6 के अंतर्गत कंप्लेन किया था यूएन से। ऐसी सी बात थी युद्ध को लेके, जो इंडिया पाकिस्तान उस समय जो श्रीनगर में चल रहा था मामला, उसको लेके नेहरू ने कंप्लेन किया था यूएन। इस कंप्लेन में पूरी बैठक हुई तो कहा जाता है अमेरिका एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड जिससे भारत को उम्मीद थी, नेहरू को उम्मीद थी, ये विपक्ष में चले गए भारत के, मतलब खिलाफ हो गए भारत के। 1948 में यूएन का रिजोल्यूशन आया, रिजोल्यूशन कह लो, संकल्प कह लो, फैसला कह लो, यूएन का फैसला आ गया 1948 में। क्या फैसला आया वो बताते हैं आपको। 3 फैसले 1948 में, 3 फैसले आए यूएन के। पहला फैसला सीज फायर। सीज फायर का मतलब ये फैसला क्या था, संघर्ष की समाप्ति, सीज फायर ऑर्डर, इसको कहते हैं संघर्ष की समाप्ति का आदेश। दूसरा ट्रूथ एग्रीमेंट। ट्रूथ एग्रीमेंट मतलब युद्ध विराम समझौता। तीसरा था 3 एग्रीमेंट यूएन की तरफ से आए, 3 संकल्प आया, 3 फैसला आया, और वो 3 फैसला क्या था इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे।
ठीक है। क्या था एक एक ऑर्डर, हम लोग ध्यान से समझते हैं। पहला पहला संकल्प क्या था, सीज फायर ऑर्डर क्या था, या संघर्ष की समाप्ति का आदेश क्या था, ये समझते हैं। सीज फायर ऑर्डर, इस ऑर्डर के अंतर्गत ये कहा गया यूएन के द्वारा कि जिस दिन युद्ध समाप्त होगा, जिस दिन युद्ध समाप्त होगा, जिस दिन युद्ध समाप्त हो जाएगा, वहीं जहां पर दोनों सेना आखिरी टाइम पे रहेगी, जहां पर दोनों सेना आखिरी टाइम पे रहेगी, वही तत्कालिक रेखा बना दिया जाएगा, वही तत्कालिक रेखा बन जाएगी। जो क्या कहलाएगी, एलओसी। तो ये फाइनल कब हुआ, जब युद्ध खत्म हुआ 31 दिसंबर 1948 को। तो जहां पर इंडिया की सेना थी और जहां पर पाकिस्तान की सेना थी, वहीं के बीच में एक लाइन बना दिया गया और उसी लाइन को क्या कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। ये वही लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल आप सुने होंगे, एलओसी एलओसी एलओसी, वो यही एलओसी है। उस समय आखिरी समय जब 31 दिसंबर 1948 को युद्ध रोका गया, तो युद्ध के समय जो सेना जहां पे थी, वहीं पे बीच में क्या बना दिया गया, एलओसी बना दिया। दूसरा क्या था, ट्रूथ एग्रीमेंट क्या था, उसको समझते हैं। ट्रूथ एग्रीमेंट, युद्ध विराम, ट्रूथ एग्रीमेंट युद्ध विराम आदेश क्या था, या युद्ध विराम समझौता क्या था। इस समझौते के अंतर्गत यूएन ने क्या कहा था कि चूंकि उस समय जब यूएन की मीटिंग हुई थी, तो यह बात प्रूफ हो चुकी थी और इस बात को जिन्ना ने मान लिया था कि हाँ हमारी सेना के लोग हैं वहां पर, ये माना। तो वहां पर यह हुआ इस युद्ध के एग्रीमेंट के अंतर्गत, चूंकि पाकिस्तान की सेना के लोग वहां पर हैं और पाकिस्तान के जनता के भी कुछ लोग वहां पर गए जो मूलतः पाकिस्तान के, भारत के नहीं। तो इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सेना जो होगी वो कश्मीर के जमीन से वापस बुलाई जाएगी, कश्मीर के जमीन से वापस बुलाई जाएगी। मतलब पहले पाकिस्तान अपनी सेना को क्या करेगा, वापस बुलाएगा, वहां के जो मूलतः लोग हैं उन लोगों को अपने देश में वापस बुला लेगा, तब जाकर इंडिया अपनी सेना को पीछे करेगी, तब इंडिया अपनी सेना पीछे करेगी। ये था ट्रूथ एग्रीमेंट, युद्ध विराम संधि। और तीसरा जो अदर्श में था वो क्या था, वो छोटा सा था। अदर्श में जो अन्य था वो क्या था, अदर्श में इन्होंने ये कहा कि जब ए और बी दोनों कदम उठ जाएंगे, जब ए मतलब सीज फायर एग्रीमेंट हो जाएगा, बी मतलब जब ट्रूथ एग्रीमेंट हो जाएगा, ए और बी कंप्लीट हो जाएंगे, तब वहां पर क्या कराया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा। और जनमत संग्रह से फिर यह फैसला होगा कश्मीर कहां है। 31 दिसंबर 1948 को जब हमारा युद्ध हुआ, उस समय 2/3 हिस्सा जो था कश्मीर का, उस पे किसकी सेना थी, भारतीय सेना थी, और 1/3 हिस्सा पे उस समय कौन था, 1/3 हिस्सा पे पाकिस्तानी सेना थी। और यही 1/3 हिस्सा कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, जो पीओके कहलाता है। और ये 2/3 हिस्सा कहां आ गया, इंडिया आ गया, जो भारत कहलाता है। भारत में कश्मीर, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर कहते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं।
ये जो नेहरू ने 2 नवंबर 1948 को भाषण दिया था, उसके पीछे का भी लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि लॉजिक नहीं है। हाँ, 2 नवंबर 1947 को जब नेहरू ने ऑर्डर दिया था, वो ये था, उस चीज को अगर समझे हम लोग ध्यान से, तो वो इस तरीके से था। उस समय शेख अब्दुल्ला की दीवानगी बहुत हद तक फैली हुई थी। इस पे जम्मू और लद्दाख के तो जनता लगभग देश के हमारे भारत में आने वाली थी, उसमें तो कोई शक नहीं था। कश्मीर की जनता में मैक्सिमम क्या थे, मुसलमान थे, लेकिन उस समय वो जो जनता थी कश्मीर की, वो किसकी दीवानगी थी, शेख अब्दुल्ला की। और शेख अब्दुल्ला किससे नफरत करता था, मुस्लिम लीग से, जिन्ना से, पाकिस्तान से। तो नेहरू को शेख अब्दुल्ला के ऊपर भी भरोसा था। शेख अब्दुल्ला भी चाहते थे कि हम भारत में ही मिलेंगे, हम कहीं और तो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए नेहरू को यह लगा कि जनमत संग्रह करने के बाद भी हम भारत में ही रहेंगे, बर्फ कश्मीर तो हमारा ही होने वाला। उनको पूर्ण विश्वास था इस बात से, यही होना है जनमत संग्रह, इसलिए वो फेवर कर दिया। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हम जनमत संग्रह करवा लेंगे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि जनमत संग्रह के बाद भी कश्मीर हमारे पास है। तो इसलिए नेहरू का ये व्यू था। तो नेहरू पे इस तरीके का शक करना वो एक अलग बात है, ठीक है। शेख अब्दुल्ला पे नेहरू को काफी भरोसा था, और जो कि सही भी था उस समय की हालत देख के। मतलब आप अगर मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं तो ऐसे समझिए कि जो 2014 से लेके इस समय मोदी गवर्नमेंट या मोदी के ऊपर जो देश का प्यार लुटा है, जो देश की जनता ने भरोसा किया, मैक्सिमम लोगों ने जो पूरी सीट दे दी, पूरा विधान लोकसभा दे दिया, ये सब चीजें हुई, इससे भी ज्यादा वहां पे शेख अब्दुल्ला की दीवानगी थी, ये समझिए। इसलिए शेख अब्दुल्ला की वजह से उन्होंने ये बात बोली थी। इधर हैदराबाद 1948 में देश में आ गया हमारे, और फिर इधर जो मामला था कश्मीर का, तो मैंने बता ही दिया आपको। और फिर सीज फायर ऑर्डर आ गया, तो वही हमारा 2/3। हाँ, एक गलती यहाँ पे ये हुई, उस समय जब युद्ध रोका जा रहा था 31 दिसंबर 1948 को, उस समय मामला ये था कि सेना कह रही थी बल्कि कि हमें 4-5 दिन युद्ध और कर लेने दीजिए, या 2-3 महीने का टाइम और दे दीजिए, तो मैं युद्ध करके पूरा कश्मीर खाली करवा लेंगे, पूरी कश्मीर हमारे पास आ जाएगी। लेकिन नेहरू को अंतरराष्ट्रीय दबाव था, यूएन का भी, और उन्हें यह डर था, उधर हैदराबाद का मामला भी यूएन जा चुका था सितंबर 48 में ही, मैंने बताया हैदराबाद का मामला, इधर अभी बताया कि 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद का मामला भी उधर यूएन जा चुका। तो एक इमेज ये बन रही थी, और 31 दिसंबर 1948 एक इमेज भारत की ये बन रही थी कि भारत राज्य हड़प रहा है, और एक समाजवादी और आदर्शवादी नेता होने के कारण नेहरू को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वो अपने इंटरनेशनल छवि को लेके काफी असहज रहते थे, ये था उनके अंदर। तो एक नेता अगर इतने लेवल तक नेतागिरी किया हो, इतने लेवल तक पीएम रहा हो, तो मैं ये नहीं मानता कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती। ये गलती हुई है, एक्सेप्ट करिए। लेकिन अगर कोई कहे कि ये गलती इंटेंशनली की गई है, ये गलती जानबूझकर की गई है, तो ये बकवास। उस समय की स्थिति ऐसी थी, उस समय की सिचुएशन ऐसी थी, उस समय लोग लगे हुए थे देश के एकीकरण करने के लिए, तो उस समय नेहरू इस बात के उसमें थे। तो मैं किसी भी अपने आदर्श नेता, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो सरदार, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, उसके बारे में कोई अनपढ़ जाहिल लोग अगर आके मुझसे बात करें कि नहीं गांधी ये थे, नहीं नेहरू ऐसे थे, तो मैं उन बकवासों पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं नहीं मानता हूं, मैं तथ्य पे बात करता हूं, और तथ्य ये है जो हुआ था एक्चुअल में। हाँ, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, मैं मानता हूं पर्सनली कि हाँ ये गलती थी। थोड़ा सा और मौका मिल जाता तो सारा पूरा कश्मीर हमारे हाथ में होता, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ, उस बार ऐसा नहीं हुआ। 31 दिसंबर 1948 को ही युद्ध रोकना पड़ा, जो भी उसके प्रमुख कारण रहे हो, जो भी उसका रीजन रहा हो, जो कई अलग अलग जगहों से रीजन सुनने को मिलता, वो यही रीजन है कि एक तो हैदराबाद का मामला यूएन जा चुका था, तो यूएन का भी दबाव था। इधर अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान की सेना और आक्रमण करने वाली थी, इस तरीके का युद्ध होने की नौबत भी आ सकती थी। और उस समय देश अभी नया नया आजाद हुआ था, तो एक राज्य हड़प वाली जो कॉन्सेप्ट था उससे बचना चाहते थे, और दूसरा इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हमारे देश युद्ध कर पाए इस तरीके से,
कि पूरी सेना का सेना एक देश वार हो जाए, वो चीज नहीं चाहते थे नेहरू जी। और 1950 में, और ये चीजें इसलिए भी, तो कहीं ना कहीं 1948 में युद्ध रोकने के पीछे का रीजन ऐसा नहीं कि वल्लभ भाई पटेल को गवारा नहीं था, वल्लभ भाई पटेल से सोच समझ के रणनीति बना के ही युद्ध रोका गया होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल 1950 में इसका। तो खैर ये हमारा पीओके बन गया, और ये हमारी भारतीय सेना यहाँ पे आ गई, 2/3 हिस्सा हमारे पास। यहां से ये था कश्मीर का हिस्सा, लेकिन अभी भी हम लोग 370 पे नहीं पहुंच पाए। अभी तो हमें कश्मीर मिला, कश्मीर का अभी तो एकीकरण हमने पढ़ा है, और मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटा एकीकरण में ही हो गया होगा। क्यों? ठीक है, अब आ गया। इसके पहले बैकग्राउंड में क्या हुआ था? बैकग्राउंड में शेख अब्दुल्ला को पावर दे दी गई थी, किसके थ्रू? राजा हरि सिंह के। राजा हरि सिंह ने फिर कहा था कि मैं राजा रहूंगा, सारी मंत्रालय तुम संभालो, तो शेख अब्दुल्ला उस समय वहां के समझो पीएम की तरफ हो गए। अब कहानी 1949 में क्या हुआ, इस कहानी पर हम लोग बात कल के बुनियादी सेकंड पार्ट में करेंगे, कि अब हम लोग बताएंगे। अभी तो कश्मीर आ गया भारत में, अब कैसे 370 आया और 35A कैसे आया, ये चीजें हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और पार्ट 2 ही समझो बेस होगा, फाउंडेशन होगा इस वीडियो का। अभी तो हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड कहानी पढ़े, 370 देश में कैसे आप, 35 से कैसे आप, इसके बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और सबको पहुंचाइएगा। सच्चाई सबको मालूम होनी चाहिए एक्चुअल में क्या कहानी है। आपके शेयर, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, आप लोग ये सब कर दीजिएगा। और कोई भी समस्या हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करिएगा, कुछ कमी हो तो भी कमेंट करिएगा, मैं उसको सुधार करूंगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट जरूर देखने आइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, नमस्कार। सेकेंड पार्ट फिर हम लोग सुबह अपलोड कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।